नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड के हर शहर में सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। धामी कैबिनेट की बैठक में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनूठा फैसला। सभी जिलों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। प्रचार प्रसार के लिए रखा जाएगा इंस्ट्रक्टर। 20,000 रुपए होगी सैलरी। सीएम धामी ने वन विभाग द्वारा कैंपा योजना से खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम ने कहा, तेजी से रेस्क्यू कार्य के लिए भी इन वाहनों का किया जाएगा इस्तेमाल। नैनीताल की बदहाल यातायात व्यवस्था पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, छोटे से शहर में इतना ट्रैफिक मानो जैसे एक कमरे में हाथी हो रखा हो। युद्ध स्तर पर उपाय करने के दिए निर्देश। और रामनगर में स्कूटी सवार 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। दोनों को कोर्ट में किया गया पेश। कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में आज प्रदेश भर में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेड ग्राउंड के पास इकट्ठा हुए और ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे। यहां उन्होंने ईडी और सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभी धार्मिक ध्रुवीकरण की वो कोशिश करते हैं और जब वो फेल हो जाता है तो उनके पास गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बिल्कुल निराधार, किसी भी आधार के ऊपर कोई आधार नहीं है। आज निराधार तरीके से जिस तरह से चार्जशीट पूरी तरह से मोदी सरकार से इन्फ्लुएंस होकर के सरकार के दबाव में जो चार्जशीट नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ और हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ की गई, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की गई, उसके खिलाफ आज पूरे देश भर में एआईसीसी के आह्वान पर राजधानियों में और जनपदों में प्रदर्शन हो रहा है। कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता। और वो केवल एक आई वॉश किया गया क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ कर दिया गया। इस प्रकार से केवल 50 लाख रुपए में एजीएल की हजारों करोड़ की संपत्ति दिल्ली, लखनऊ, बंबई, मद्रास, पटना में दे दी गई। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। 600 करोड़ की कुछ अभी जब्त होगी जब जांच होने के बाद उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, पर देश की संपत्ति लूटने का, खुर्द-बुर्द करने का अधिकार किसी को नहीं है। और प्रदर्शन का किस तरह का रुख रहा और कितना मुखर होकर कांग्रेसियों ने यहां पर प्रदर्शन किया, इसको लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पूरे देश भर में हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने चार्जशीट जो दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। देहरादून में कितना मुखर ये विरोध नजर आया? कांग्रेस के कौन कौन से बड़े चेहरे थे जो यहां पर एक साथ नजर आए? प्रभात, आपको बता दें कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है ईडी दफ्तर पर जाकर के। और राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर
कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने ईडी दफ्तर पर जाकर के धरना और प्रदर्शन किया। उनका एक ही कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर समन जारी किया गया है, यह एक बदले की भावना से की गई है। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक प्रतिद्वंदी पूरे राष्ट्र में अगर बात की जाए तो कांग्रेस है, और वो राहुल गांधी और कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा करके उन पर ईडी का कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इन मुद्दों से भी जनता को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बीजेपी ईडी के माध्यम से काम करा रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की इसमें भी प्रतिक्रिया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये मामला है जो 2000 कांग्रेस 8 से ये चल रहा है, कांग्रेस के समय का मामला है, और देश में राजनीतिक विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो देश की संपत्ति की लूट घसोट करे। प्रभात जी शैलेंद्र, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में देहरादून के अलावा क्या जिला स्तर पर या फिर किस स्तर पर ये जो प्रदर्शन थे ये किए गए थे? जिला स्तर पर जो नेता थे वो क्या उतनी ही मुखरता के साथ नजर आए, या सिर्फ जो राजधानी का जो मुख्यालय है वहीं पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा गया? प्रभात आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन है, हर जगह है, पूरे प्रदेश में है, लेकिन राजधानी देहरादून में जितने बड़े नेता थे वो राजधानी देहरादून में, इसलिए चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या प्रीतम सिंह जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे, तो इसे तमाम नेता जो थे यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ईडी दफ्तर पर आज कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जताया गया। प्रभात शैलेंद्र, अगला कदम क्या रहने वाला है? क्या अपने स्तर पर उत्तराखंड कांग्रेस ने अगला कदम बढ़ाने को लेकर कोई योजना बनाई है, या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि अभी भी एआईसीसी की तरफ से जो निर्देश थे उसके बाद ये प्रदर्शन किया गया है, अब क्या अपने स्तर पर भी इस प्रदर्शन की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अब सुनवाई चालू होगी तो उसके बाद ये विरोध, अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद जाहिर सी बात है कि अब ये ट्रायल में पूरा मामला जाएगा, तो विरोध को लेकर कितना उत्तराखंड कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है आने वाले वक्त के लिए? प्रभात आपको बताते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का आदेश आएगा, कांग्रेस उसी के हिसाब से काम करती है। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा ये है कि जो पार्टी का ऊपर से निर्देश आएगा उसी आधार पर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाता है। खासकर जब ईडी वाला मामला है, ऐसे लोकल मुद्दा होता है तो यहाँ के जो पॉलिटिकल अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे यहाँ के जो नेता हैं, अपने स्तर पर उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो ईडी वाला मामला, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब भी मामला उठता है तो वहां से पार्टी को निर्देश दिया जाता है और उसका व्यापक स्तर पर पूरे देश में विरोध किया जाता है, और ऐसी स्थिति आने पर उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही प्रदर्शन किया जाता है। तो आगे भी अगर कांग्रेस की ये होती है, कांग्रेस के एक जो पार्टी है वो एक नाम पर चलती है जो गांधी परिवार है, और गांधी परिवार पर जब भी इस तरह का हमला होता है तो पूरे कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चलता है। तो अगर आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो इससे दो राय नहीं है कि कांग्रेस जब भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर इस तरह की कार्रवाई होगी तो प्रदर्शन करने में पीछे रहेगी। प्रभात बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून राजधानी जो है उत्तराखंड की, वहां पर काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस के बड़े चेहरे नजर आए। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए ये कहा कि जो भी ईडी की कार्रवाई की गई है, चार्जशीट में जो नामों का जिक्र किया गया है, वो राजनीतिक द्वेषता से उनका जिक्र किया गया है। तो करेंगे अगली खबर का। रुड़की आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसा देना चाहती है, जिसको लेकर आज आयकर भवन के सामने ईडी और भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा कांग्रेस के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का काम करती है। वो अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे में जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है
जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी, जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, वर्ष 2023 में सिलक्यारा सुरंग निर्माण के दौरान 41 श्रमिक 17 दिन तक भीतर फंस गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल ब्रेक थ्रू के अवसर पर परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर न केवल उन्नत इंजीनियरिंग की सफलता का प्रतीक है, बल्कि आस्था और समर्पण की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा अभियान पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा बागनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बागनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देहरादून स्थित अपने घर से मुख्यमंत्री भेंट और पूजा सामग्री लेकर सिलक्यारा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बाबा बागनाथ से प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। खबर देहरादून से है। यहां पर धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। मीटिंग के दौरान कैबिनेट में 25 मुद्दों पर चर्चा हुई। कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मंजूरी दी गई, तो वहीं मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना को भी सब्सिडी दी जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत हर जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया है। 25 मद है जिस पर चर्चा आज हुई थी माननीय मंत्रिमंडल में। इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहला था ये कृषि विभाग का मत था। ये उत्तराखंड कीवी नीति आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्य तौर पे जो प्रस्तावित है कि वर्तमान में लगभग 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 381 मेट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि 682 हेक्टेयर में वर्तमान में 381 मेट्रिक टन इतना अभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि आगामी 2025-26 से 2031 तक जो कुल क्षेत्रफल है उसको 682 से बढ़ाकर 3500 किए जाने का उनका प्रस्ताव है। और जो उत्पादन है वो 381 मेट्रिक टन से 85 गुना बढ़ाकर 33,000 मेट्रिक टन किए जाने का इसमें प्रस्ताव है। और इसमें विभाग ने ये प्रस्तावित किया है कि जो उद्यान में जो मानक रहेगा वो लगभग योजना का मानक रहेगा वो 12 लाख रुपए प्रति एकड़ का मानक रहेगा। और इसमें 50 से 70% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में देर शाम तक चली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगोली ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम, मंडल आयुक्तों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कामों में जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों को अभी तक 20 लाख रुपए तक का ही अधिकार था। इसी तरह आपदा से निपटने को लेकर मंडल आयुक्त के वित्तीय अधिकार 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। पूर्ण मद हमारा ये आपदा प्रबंधन विभाग का है। आपदा प्रबंधन विभाग में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और
पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के लिए जो जिलाधिकारियों और आयुक्तगण की पावर थी वित्तीय स्वीकृति करने की, उसको बढ़ाने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी की पावर को 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का और मंडलायुक्त की पावर 20 लाख से 50 लाख तक थी, उसको 1 करोड़ से 5 करोड़ करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। धामी कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 8 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है। इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है और इसमें जो लोग प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है और जिसमें लगभग 450 कृषक इससे लाभान्वित होंगे। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा। यहां पर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अगले 3 साल के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा, जिसको 20,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। साथ ही सभी विभागों में काम करने वाले लेखा संवर्ग के कर्मचारी लेखा और हकदारी विभाग के अंतर्गत आएंगे। लेखा और हकदारी विभाग के निदेशक सभी लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के निदेशक होंगे। ये प्रस्ताव भी पास किया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रत्येक जनपद में एक गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया जाएगा और वहां पे संस्कृत को प्रचार प्रसार करने के लिए, संस्कृत में बोलचाल आदि बढ़ाने के लिए और लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए 3 साल तक एक इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा, जिसको 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय उसको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कैंपा योजना से खरीदे गए 23 बोलेरो कैंपर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर वन अपराधों पर नियंत्रण को और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। वनाग्नि प्रबंधन और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण और तेजी से रेस्क्यू कार्य के लिए भी इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय में असहाय और जरूरतमंदों की सहायता के लिए चेक वितरित किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कई बार जनता दर्शन के दौरान इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जहां कई लोग मदद की गुहार लगाने कार्यालय में पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना ही हमारी प्राथमिकता होती है। आज 2 केसेस हैं कि जैसे एक अवयस्क भाई बहन हैं जिनके माता पिता के देहांत हो गया और उनके ऊपर कुछ लोन था और उस लोन के चलते ना वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे थे और ना ही वो उसको रीपेमेंट कर पा रहे थे। उन्होंने जनता दर्शन में इस विषयगत हमें अप्राइज करवाया था, तो उसके पश्चात फील्ड रिपोर्ट्स ने उस चीज़ की पुष्टि की और उनको आज 50,000 का जो चेक है वो वितरित किया गया है। तो अब वो लोन से कम बाहर आ गए हैं और अब जो उनकी पढ़ाई है या जो बच्ची है वो कहीं पर जॉब करती हैं, वो फ्रीडम और लिबर्टी से आगे बढ़ सकते हैं। हाईकोर्ट ने नैनीताल की बदहाल यातायात व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक एक कमरे में हाथी को रखने जैसा है। कोर्ट ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करने के निर्देश दिए। नैनीताल में यातायात संबंधित जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की बेंच ने सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए महाधिवक्ता और पुलिस अधिकारी बैठक कर रास्ता तलाशें। वर्ष 2014 में हाईकोर्ट के आदेश पर ही बंद किए गए फांसी गाधरे और 12 पत्थर के टोल बूथ और फिर से शुरू करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।
उत्तराखंड क्रांति दल मीडिया प्रभारी आशुतोष नेगी, युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी की रिहाई पर प्रदेश भर यूकेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में उत्तराखंड क्रांति दल कुमाऊं सह प्रभारी शिव सिंह रावत ने कहा कि आशुतोष नेगी, आशीष नेगी ने जनहित का मुद्दा उठाया, होटल कर्मचारियों का वेतन दिलवाया, लोगों में विश्वास पैदा हुआ है, लोगों का दर्द समझा है। जनहित का मुद्दा उठाया। कानून होता तो वो होटल के जो हमारे युवा हैं जिनकी वेतन रुका हुआ था वो जाते कानून के पास, भाजपा के पास भी गए, कांग्रेस के पास भी गए, लेकिन उनका वेतन दिलवाया। उत्तराखंड क्रांति दल के मेरे क्रांतिकारी और सुनामी और भयंकर उत्तराखंड के दर्द लिए हुए उन दोनों नेताओं ने, और आगे ये लहर बहुत और चलेगी। ये तो सुनामी बन करके लोगों में विश्वास बहुत अच्छा पैदा हुआ है कि अगर उत्तराखंड का कोई दर्द समझता है तो उत्तराखंड क्रांति दल समझती है। रामनगर कोतवाली नशे के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए स्कूटी पर गांजा तस्करी करने के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई के लिए लेकर आई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को देखकर ये स्कूटी सवार मौके से भागने लगे। इन्हें पुलिस ने घेराबंदी करते हुए हिरासत में लिया। स्कूटी की तलाशी लेने पर उसमें से 3 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सूर्य प्रकाश आर्य और जतिन रावत बताया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। ये थाना रामनगर पुलिस द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्ति को 3 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रुड़की के पीरान करियर में स्थित दरगाह हजरत बाबा जिलानी का 15वें उर्स का समापन हुआ। आपको बता दें कि रुड़की के पीरान करियर में हजरत बाबा जिलानी की दरगाह मुबारक पर 15वां उर्स 13 तारीख से 15 तारीख तक चला। बता दें कि उर्स में बड़ी संख्या में दूर दराज से जायरीन आते हैं। बताया जाता है कि हजरत बाबा जिलानी ने साबिर पाक के रोजे मुबारक पर एक लंबे अरसे तक खिदमत की। इस उर्स में आने वाले जायरीन भी बड़े पैमाने पर लंगर करते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था के साथ आते हैं। हुजूर बाबा गुलाम जिलानी साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 15वां उर्स मुबारक मनाया गया है इस बार, और दूर दराज से मुल्क हिंदुस्तान के गोसे गोसे से, मुल्क साउथ अफ्रीका से और पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली से तमाम बाबा जिलानी साबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों ने, और कलियर शरीफ का जो नगर है साबरी नगर से तमाम लोगों ने उर्स मुबारक में आकर हुजूर सरकार साबिर पाक की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाई। सर पंजाब से आए हैं हुजूर बाबा गुलाम जिलानी के 15वें उर्स मुबारक में। हम अमृतसर से यहाँ लंगर करने आते हैं, और ऐसा ही एक लंगर साबिर पाक के उर्स मुबारक पे भी हमारी टीम द्वारा सूफी मोहम्मद राशिद साहब की निगरानी में किया जाता है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी होती हैं जी। जो भी सच्चे मन से अपनी जो मुरादें लेके सरकार की चौखट पे आता है तो वो अपनी झोलियां भर के ही लेके जाता है। और इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।